गुड मॉर्निंग दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और एक अच्छे वातावरण में रह रहे होंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, हम जिसकी बात कर रहे थे, वो जो विषय था वो हमने टॉपिक डाल रखा है सोशोलॉजी को लेकर हम बात कर रहे थे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इस बारे में और अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें ये सब्जेक्ट समझ में भी आ रही है। समाजशास्त्र का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, पूरी समाजशास्त्र का सबसे हार्ड, सबसे फैक्ट वाला टॉपिक यही है। हमने काफ़ी कम फैक्ट लिखे हैं लेकिन टॉपिक बहुत लंबा है। तो जब ये ख़त्म होगा तो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले पहले क्या पढ़ा है थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव को लेकर हमने हमने अब अपनी जो पहली क्लास हुई थी वो इसी के आधार पर हुई थी। हमने देखा था कि किन क्रांतियों का प्रभाव समाजशास्त्र के विषय के ऊपर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर और ये क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्रांति का इस विषय पर पड़ा। तो हमने डिटेल में बात की थी फ्रांसीसी क्रांति को लेकर। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी, उस क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव समाजशास्त्र के विषय पर पड़ा है। फिर हमने पढ़ा था कि अगस्त काम्टे के द्वारा इस विषय की शुरुआत की गई 1838 में। 1789 में क्रांति हुई, 1838 में इस विषय की शुरुआत। तो कितना समय बीच में लगा। तो देखो फ्रांस में लोकतंत्र का मतलब स्थापित होना, क्योंकि वहाँ पे सत्ता किसी सरकार की तो थी नहीं, वहाँ पे तो राजा का शासन था। तो लोगों का फिर से लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना खुद को काफ़ी मुश्किलें थी वहाँ पे। तो विषय बनने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अगस्त काम्टे का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक समाजशास्त्र जैसे विषय की शुरुआत की। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति किस प्रकार एक एक वर्ग को, मतलब खुद ही औद्योगिक क्रांति के द्वारा श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, तो उसी क्रांति ने एक वर्ग को जन्म दिया और उसी क्रांति ने उस वर्ग के शोषण की स्थापना कर दी। कुल मिला के जैसे कोई मतलब कि उद्योगपति ने लोगों के रोजगारों को खत्म कर दिया। छोटे छोटे उद्योग थे, लोगों उनको खत्म कर दिया, मजबूर कर दिया लोगों को कि हमारी कंपनियों में आके हमारी फैक्ट्रियों में काम करो। और फिर जो लोग वहाँ पे काम करने गए तो ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पे, तो उनको वापस बाहर निकालने लग गए, तनख्वाह कम कर दी उनकी। तो इस प्रकार उनका शोषण होने लगा। तो एक क्रांति का रूप लेके वो चीज़ें सामने आई, हमने ये पढ़ा। फिर भारत में समाजशास्त्र के विकास को लेकर हमने बात की। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास को लेकर हमने क्या बात की थी कि भारत में सबसे पहले इसका विकास वास्तविक रूप में 1919 में बम्बई महाविश्वविद्यालय में इसका विकास हुआ था। हमने यहाँ पर उस चीज़ को लिखा भी था कि किसने वहाँ पे एक, और 1952 के अंदर इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। वहाँ पर बैठक हुई, वहाँ में सभी भारतीय समाजशास्त्री को बुलवाया गया। 1921 1923 में भी कलकत्ता, लखनऊ, आंध्र, मैसूर ऐसे महाविद्यालयों में इसकी शुरुआत हुई। और हमने देखा कि ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाना स्टार्ट हुआ था। और ऐच्छिक विषय के रूप में, का मतलब भी हमने देखा है क्या होता है कि वैकल्पिक विषय के रूप में। और जो दो विषयों के साथ इसको पढ़ाने की शुरुआत हुई थी, वो एक तो मानव शास्त्र था, एक अर्थशास्त्र था। इन दोनों विषयों के साथ इसको, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने लगे। हमने ये सब समझा। फिर हमने इसकी प्रकृति को लेकर बात की और हमने देखा कि विज्ञान का संबंध समाजशास्त्र से किस प्रकार है, क्यों हम सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को एक नहीं मान सकते। हमने इसकी डिटेल में बात की। और हमने स्टुअर्ट चेस और कार्ल पियर्सन के कथनों को भी देखा। ये महत्वपूर्ण कथन थे जो विज्ञानों को लेकर उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि विज्ञानों का विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं है, विज्ञान अपनी पद्धति पर कार्य करता है, उसकी जांच के तरीके अलग होते हैं। फिर हमने सारे पॉइंट देखे जांच के कि सत्यापन किस प्रकार किया जाता है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, अनुभव क्या होता है, और संदेह होने पर तथ्यों की दोबारा जांच विज्ञान कर सकता है। दूसरी विषयों में ये नहीं हो सकता, लेकिन विज्ञान में अगर किसी तथ्य या फैक्ट पर संदेह है तो उसकी दोबारा जांच हो सकती है। जैसे कि काफ़ी बीमारियां हमारे संज्ञान में आती है, लेकिन उस वक्त उसका इलाज पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे कि मलेरिया देख लो, डेंगू देख लो, इनका पहले इलाज नहीं था, लेकिन बचाया जा सकता था मरीज को, जो हल्का फुल्का जो जो भी इलाज करके वो। लेकिन बाद में इसकी पूरी रिसर्च हुई, वापस रिसर्च हुई, फिर इसका पूर्ण इलाज शुरू हो गया।
आज मलेरिया का इलाज है, डेंगू का इलाज है, तो ये सारी चीज़ें तो दोबारा उन चीज़ों को संज्ञान में लाकर हम उनकी दोबारा जांच कर सकते हैं। ये सब हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को अलग करते हुए देखा और समझा। ये हमने समझ लिया था और पढ़ लिया था। आज जो हमारी क्लास है वो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को लेकर है, पर्सपेक्टिव को लेकर है। टॉपिक डाल देते हैं हम, समाजशास्त्र का पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखो, पर्सपेक्टिव शब्द से आपको समझ में नहीं आएगी क्या चीज है। इस शब्द से भी आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या चीज है। निरीक्षण करना, अब आपको समझ में आ गया कि ये पर्सपेक्टिव है क्या चीज है। होता क्या है कि इतने कठिन शब्द हमारे सामने ला के रख दिए जाते हैं कि हमको समझने में शब्द को नहीं समझ पाते हैं। बाकी डिटेल में इस पे चर्चा करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये टॉपिक हार्ड इसीलिए बन जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि इन शब्दों को समझ नहीं पाते, परिप्रेक्ष्य क्या होता है। इसलिए हम बेसिक में काफ़ी आसान चीज़ें ले रहे हैं ताकि दोबारा आपके पास जो सामने चीज़ें आएंगी तो मुश्किल नहीं होगी आपको। निरीक्षण करना, निरीक्षण कैसे किया जाता है सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 3 चीजें लिखेंगे। ये जो शब्द है, ये शब्द जो सामने निकल कर आया वो पर्सपेक्ट था। जब ये सामने आया हमारे तो ये लैटिन भाषा का शब्द था। लैटिन भाषा का ये शब्द था। इस शब्द के 3 मतलब निकाले जाते हैं। माध्यम से, देखना, किसी भी माध्यम से देखना। आप इसको लिखते जाना साथ साथ। दूसरा जो शब्द निकला जाता है हमने वो लिख दिया यहाँ पे, निरीक्षण करना। तीसरा जो अर्थ निकाला जाता है वो है एक सिरे से तक देखना। एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना। इस शब्द का अंग्रेजी का पर्सपेक्टिव शब्द से बना है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य लैटिन भाषा के पर्सपेक्टिव शब्द से निकला है और इस शब्द के 3 अर्थ निकाले जाते हैं और इसका जो इंग्लिश में जो मतलब निकलता है वो होता है कि सीन थ्रू। सीन थ्रू, सीन थ्रू का अर्थ अगर हिंदी में निकालना चाहे हम तो ये तीनों अर्थों में हमारे सामने आता है। मैंने इसको पहले लिखा, इसको पहले लिखा। कारण क्या था कि आपको ये शब्दों का खेल समझना, इन चालों को समझना जरूरी है। ये शब्द याद नहीं होंगे कोई बात नहीं। निरीक्षण करना, माध्यम से देखना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, इससे क्या समझ में आता है। मान लो कि ये कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, माध्यम से देखना। इसको कैसे देख पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं तो आंख देखने का माध्यम हमारी आंखें। अब जरूरी नहीं कि आंखों से देख, हम आंखों से देख रहे हैं लेकिन काफ़ी बारीकियां होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो हम वो कांच का इस्तेमाल भी कर सकते देखने के लिए, किसी धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वस्तु को देखना किसी प्रकार से हम देख सकते हैं, आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, तो किसी माध्यम से देखना पहला अर्थ हो गया इस वस्तु को देखने का। निरीक्षण करना, हम देख क्यों रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए देख रहे हैं,
किसी वस्तु को आंखों से देख के तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान से देख रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। तो निरीक्षण करना दूसरा इस वस्तु को लेकर अर्थ हो गया। एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, मतलब कि पूरी वस्तु को काफी ध्यान से देखना। इनका अर्थ समझ में आ गया तो इसको ज्यादा याद करें। सीन थ्रू जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक वस्तु होती है, उसको किसी भी प्रकार से देखना पर उसकी पूर्णतः जांच के रूप में उसको देखना, यही होता है सीन थ्रू। और सीन थ्रू कहाँ से निकल के आया? लैटिन भाषा के परस्पेक्ट शब्द से, जो कि अंग्रेजी के पर्सपेक्टिव शब्द से बना है। मतलब परस्पेक्ट से ये वाला शब्द बना है, पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमने इसको लिख लिया होगा आपने, हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब आपको आगे आसानी हो जाएगी समझने में। ये जो पर्सपेक्टिव शब्द का जो अर्थ था ना, वो यही था। अब हम शुरू करते हैं इसका असली खेल। असली खेल क्या है? जो सबसे पहले हम इसको क्या देखेंगे, एक अर्थशास्त्री सॉरी समाजशास्त्री था, ई चिनॉय नाम था उनका। ई चिनॉय। आपको एक आज काम करना है कि साथ साथ लिखते हुए जाना है, कुछ नहीं करना है आपको। बस जो हमने पहले वो अर्थ को लिखा उसके बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी है, या अगर वाइट पेज है तो आपको थोड़ा पेज छोड़ना है, मतलब 2 लाइनों का, और फिर ये डाल दीजिए, आप ई चुनाई डाल दीजिए बस। और आगे तीर का निशान लगाना चाहे तो लगा दीजिए, या ऐसा लगाना चाहे तो लगा दीजिए। अब आपको ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना है इतिहास। इतिहास लिखना है, आपने एक लाइन छोड़ी, इतिहास लिखा आपने। चलो, इस इतिहास के आगे आप लिखना डबल रोटी। डबल रोटी लिखना, उसके नीचे अंडरलाइन करना। फिर हम समझते हैं चीज को। अब मुझे बताइए कि इतिहास के हिसाब से अगर आप देखना चाहो एक रोटी को, डबल रोटी क्यों रखी आपने हमने, वो भी आपको मैं आगे पता चल जाएगा। अब मुझे बताएं कि इतिहास को अगर आप समझना चाहें इस रोटी के परिप्रेक्ष्य में तो किस प्रकार समझेंगे आप, उसकी जांच किस प्रकार करेंगे? आपको जांच तो करनी है ना इतिहास को लेकर, तो किस प्रकार करेंगे? तो उसके उस विधि द्वारा निरीक्षण करना। उसके बाद आपको लिखना कुछ नहीं, 2 लाइनें छोड़नी है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में। 2 लाइनें छोड़ने के बाद आपको लिखना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जैसे आप लिखोगे, अब मुझे बताओ उसी डबल रोटी का इतिहास में हमने डबल रोटी आगे लिखी, यहाँ पे भी आपको डबल रोटी लिखनी उस, और उसके नीचे अंडरलाइन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब मुझे बताओ कि अर्थशास्त्र के रूप में आप डबल रोटी का निरीक्षण कैसे करोगे? हमने देखा ना परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है, निरीक्षण करना। तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है आप कैसे बताओगे, परिप्रेक्ष्य क्या है आप कैसे बताओगे, और उसका निरीक्षण कैसे करोगे आप? 3 तरह से आप निरीक्षण कर सकते हो ना, माध्यम से देखना। तो किस माध्यम से देखना है? अर्थशास्त्र के नजरिए से उसको देखना। दूसरा, एक सिरे से दूसरे सिरे, मतलब रोटी को ध्यान से देखना और अर्थशास्त्र के रूप में देखना कि किस प्रकार आप अर्थशास्त्र के रूप में उसका निरीक्षण कर सकते हो। 2 लाइनें छोड़नी है, तीसरी लाइन पे लिखना है पोषणाहार लिखना है। पोषणाहार मतलब समझ रहे हो ना, कि स्कूलें होती है ना उसमें निरीक्षण करने आते हैं कि खाना कैसा है, क्या कमी है उसमें, उसको ही कहते हैं। तो ये हो गया डबल रोटी, अंडरलाइन करनी है। इस नजरिए से आप देखिए कि किस प्रकार ये उस वस्तु को देखेगा। 3 हो गए। अब हम समाजशास्त्र, हमारा सब्जेक्ट ही समाजशास्त्री, तो हमको इसको तो देखना ही जरूर आवश्यक है। तो आप समाजशास्त्र के नजरिए से आप सोचिए कि किस प्रकार देखेगा। हम सबको नहीं समझेंगे, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। अर्थशास्त्र को लेकर हम इसको समझ लेते हैं, फिर इनको हम डिटेल में लिख लेंगे एक एक 2 लाइन। 2 लाइन आपने छोड़ी है वैसे भी। अर्थशास्त्र
को लेकर एक डबल रोटी को देखना। तो रोटी बनी किससे है? आटे से। उसकी कीमत क्या थी? लाभ हुआ, हानि हुई, कितने पैसे खर्च हुए, कितना व्यय हुआ। अर्थ की जो चीजें हमारे माइंड में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी, वो सारी चीजें इस नजरिए को बताएगी। अर्थ की, अर्थ यानी पैसा। लाभ होगा, हानि होगी, मतलब पैसे का यूज हुआ है, या तो उसने कम कमाए या ज्यादा कमाए। इस नजरिए से देखना, मतलब कि अर्थशास्त्र के नजरिए से देखना। इसी को बात करते हैं समाजशास्त्र को लेकर। समाज के नजरिए से देखना। समाज के नजरिए से देखना मतलब डबल रोटी, दो बच्चों को आपने बांट दी। एक उसको, इसलिए मैं डबल रोटी बोला था क्योंकि दो बच्चे लाने जरूरी थे हमारे। एक बच्चे को आपने बांट दी, एक दूसरे बच्चे को हमने दे दी। दो रोटियां दो बच्चे को दे दी। एक बच्चे ने जल्दी खा ली, दूसरा बच्चा धीरे धीरे खा रहा था। अब एक ने तो खत्म कर दी, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। उसने क्या किया, दूसरा बच्चा जो खा रहा है ना, उसकी छीन ली और खा ली। अब झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, परिवार वाले आए। दोनों बच्चे अलग अलग परिवार से थे, तो दोनों परिवार के लोग आए। अब आ गया तो वो दोनों उन बच्चों को प्यार से समझाएंगे, या परिवार वाले भी आपस में झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। दोनों चीजें हो सकती है, उसके अलावा क्या हो सकता है बताइए। तो समाज के नजरिए से हम देखेंगे तो समाज में झगड़ा होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, प्रेम होती है, गणना होती है, लालच होता है, लुभावना होता है। वो सारी चीजें जो भी समाज में आती है, तो समाज के नजरिए से उन चीजों को देखना ये हो गया। इतिहास के नजरिए से हम देखेंगे तो रोटी बनी कैसे है, कहाँ से आई, उसका बीज कहाँ से आया, उसकी जांच करना, वो सारी इतिहास में शामिल हो जाए। पोषणहार क्या देखेगा? पोषणहार यही तो देखेगा कि उसको की रोटी कैसी थी, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी थी, कार्बोहाइड्रेट कितना था, ऑयल कितना था। ये सारी चीजें देखेगा। क्या उसको खा कितने बनाए हुए कितने दिन हो गए, क्या खाने के बाद बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये उस पोषणहार का नजरिया है देखने का। हमने इनको समझ लिया। अब देखो, ये हमको डिटेल में अच्छी तरह लिखना है, इसलिए मैं जैसा लिखा हूँ आपको वैसा ही लिखना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट, इतिहास। इतिहास में हमको समझना है और लिखना है। तो इतिहास डालना आपने, वहाँ पर डबल रोटी डाल रखी है, तो उसके आगे लिखना। डबल रोटी के आगे लिखना कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा डबल रोटी की उत्पत्ति को लेकर, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा, और परिप्रेक्ष्य अगर समझ में नहीं आए, कठिन लग रहा हो तो निरीक्षण द्वारा लिख देना कोष्टक में। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा डबल रोटी की उत्पत्ति को लेकर, डबल रोटी की उत्पत्ति को लेकर उसके इतिहास का पता लगाया जाता है। ठीक है। अब आप अर्थशास्त्र में आ जाइए। तो अर्थशास्त्र में आप लिखेंगे कि बाजार में मांग, उत्पादन, लागत, विक्रय मूल्य, लाभ हानि इत्यादि आर्थिक परिप्रेक्ष्य या निरीक्षण के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा, या इस नजरिए से इसको देखा जाएगा। दोनों चीजें हमने लिख ली। अब आप आ जाइए पोषणाहार। तो पोषणाहार में लिखिए कि पोषणाहार भी विशेषज्ञ द्वारा रोटी में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, या उसके खाने के बाद बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती, इन सभी का संज्ञान लेना या इनकी जांच करना। ठीक है। जांच करना, इस नजरिए से इसको पोषणाहार द्वारा देखा जाएगा। अब समाजशास्त्र की बात करते हैं। हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। एक डबल रोटी, आपने डबल रोटी डाल रखा है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करने के बाद आगे से आपको ये लिखना है कि एक डबल रोटी सामाजिक संबंधों को ऐसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है। फिर इस तरह का डॉट लगा देना, उसके आगे लिखना।
डबल रोटी खाते समय बच्चे आपस में झगड़ पड़ते हैं तो उनके साथ अन्य सदस्य भी झगड़ लें। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डबल रोटी खाने के बाद बच्चे खुश हो जाएं, हंसने लग जाएं, वापस खेलने चले जाएं। तो समाज शास्त्र का अध्ययन, निरीक्षण समाज शास्त्र के अध्ययन का निरीक्षण इस प्रकार से किया जाता है। अतः हर वस्तु सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। हर वस्तु सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। ये हमने लिख लिया। अब हम थोड़ी समझने की बात करेंगे। इच नोई में ही लिखा हमने चार चीजों को। ये जो चार जो मतलब विषय का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इच नोई ने ही दिया था, तो हमने उसी में लिखा है। क्वेश्चन बन सकता है कभी आ जाए तो इच नोई आंसर होगा उसमें। कल हमने विज्ञान और समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर चर्चा की थी। हमने खगोल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मेडिकल साइंस, इन सभी विज्ञानों को देखा है। लेकिन आपको एक चीज और पता करनी है कि क्या हिस्ट्री के अंदर साइंस का यूज नहीं होता है क्या? इतिहास में भी तो साइंस की का यूज होता है। मतलब इतिहास में चीजों को परखना, जैसे कि बहुत पुरानी वस्तुएं मिली है, जैसे मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, जैसे चावल के खेत मिले थे, हल मिला था, चक्कियां मिली थी, उनको छोड़ो। मंदिर मिले, मंदिर पर लिपियां लिखी गई, वो लिपियां कितने साल पुरानी है इसका भी तो पता लगाया गया, उसको भी छोड़ो। दुर्ग मिले, दुर्गों के ऊपर दीवारें मिली, कितने बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए, कब बनाए गए, सभी को अगर हम समेट लेते हैं तो हमारे सामने एक चीज निकल के आती है। उनकी जांच करने पर पता चलता है वो कितने पुराने हैं, कब बने हैं, किस राजा द्वारा बनाए हैं। वो सारी चीजें जो हमारे सामने आई और जिसने सामने ला के रखा, वो भी तो एक साइंस है। उसकी भी तो प्रक्रिया है जांच करने की, तो वो भी एक साइंस है। हमारे सामने सच को ला के रखा है अगर, तो वो साइंस है। लेकिन अगर धारणाएं बनी हुई है कि लोग कहते आ रहे हैं इसलिए सच है, तो वो साइंस नहीं है। हमने कल इसको समझा। अब साइंस भी दो प्रकार, विज्ञाने भी दो प्रकार की होती है। ये विज्ञाने अलग होती हैं। हमने कल जिन विज्ञानों की चर्चा की थी उनमें विषय वस्तु से विज्ञानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पद्धति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर जो साइंस की जो प्रक्रिया है, जो जांच के तरीके हैं, वो अलग होंगे। तो यहाँ पर इस विषयों में साइंस के जांच करने के तरीके अलग होंगे, अलग विषय के लिए अलग होंगे। यहाँ पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। हमको ये दिमाग में रखना है इतनी छोटी सी चीज कि हिस्ट्री जैसी अलग जो विषय जो साइंस नहीं है अपने आप में, वो विज्ञान, वो अलग ही विज्ञान है। ठीक है, तो इन विज्ञानों का उन विज्ञानों से संबंध हमें नहीं जोड़ना है। और राजनीति आ गई इसमें, अर्थशास्त्र आ गई, जो साइंस नहीं है बस उसके अलावा, तो हर विषय के लिए ये साइंस, ये विज्ञान अपना अलग नजरिया रखती है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। आगे जब हम इसको और डिटेल में समझेंगे अन्य विषयों के साथ संबंध में, तब आपको डिटेल से चीजें समझा दूंगा, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ देख लिया और वो किस प्रकार, किस विषय द्वारा उसका नजरिया, किस प्रकार निरीक्षण करना, नजरिए से देखना, हमने इसको भी समझ लिया। आपको एक विद्वान का नाम लिखना है, वो है थियोडरसन एवं थियोडरसन। थियोडरसन
एवं थियोडर्सन। परिप्रेक्ष्य को लेकर बात कर रहे थे और हमने एक विद्वान को देखा इचिनोय, जिसने हिस्ट्री को लेकर या शास्त्र को लेकर ये चीजों को हमारे सामने हमें बताया था कि किस प्रकार एक दृष्टिकोण से देखना। अब इन्होंने भी इसी पर्सपेक्टिव को लेकर, निरीक्षण को लेकर अपनी विचारधारा दी है। तो सबसे पहले हम इनका एक कथन लिख लेंगे, जो मैं आपको बोलता हूँ कथन लिखिए आप इनके आगे, उसके बाद इस कथन को हम समझेंगे। इन्होंने कहा कि मूल्य, मूल्य क्या होता है? मूल्य होता है नैतिक मूल्य, हमारा नैतिक, हम आके इसको समझेंगे कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो मूल्य, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, लिखा। उसके बाद लिखिए विश्वास, विश्वास लिखा। फिर लिखिए अभिवृत्ति, अभिवृत्ति एवं अर्थ, अर्थ वही पैसा, एवं अर्थ व्यक्ति को, व्यक्ति को संदर्भ और, संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान प्रदान करते हैं, दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, वही निरीक्षण कहलाता है, पर्सपेक्टिव कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब हम समझ लेते हैं। इन्होंने मूल्य, विश्वास, मूल्य, विश्वास, अर्थ और अभिवृत्ति, इन शब्दों की बात की। क्या एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कोई विश्वास ही ना हो उसको, तो बाजार में चीजें चल पाएगी क्या? आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने बेचने के लिए लेके गए, आपको विश्वास है वहां पे आपको सही दाम मिल जाएंगे, आपको विश्व ये भी पता है कि वहां पे अगर पैसे उधार भी रहे तो कल जाके मैं वापस ले लूंगा। अगर ये विश्वास ही लोगों के बीच में खत्म हो जाए तो व्यापार खत्म हो जाएगा, तो अर्थ का भी कोई मतलब नहीं रह पाएगा। बीमार हो जाते हो आप, सबसे पहले आपके काम में कौन आता है? आपका पड़ोसी। सगे संबंधी ये बाद में आते हैं, जो आपका पड़ोसी होता है सबसे पहले वो आता है। वो अब किसी भी धर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इस धर्म का है, वो किसी भी जात का हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऊंची जात का ही हो, किसी भी जात का हो सकता है। तो क्या वो आपके काम नहीं आते हैं क्या? तो वही तो मूल्य है जो आपको एक साथ स्वतंत्रता के साथ, एकता के साथ, बंधुत्व के साथ जोड़े रखते हैं। अगर वो ही समाप्त हो जाएंगे तो उसके संदर्भ में और वह दृष्टिकोण और उस नजरिए का परिप्रेक्ष्य मतलब निरीक्षण नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इन्होंने यही बात कही है। इन्होंने क्या कहा है, एक बार वापस बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य, तो इनके मतानुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, समाज को देखने का, समाज को जानने का। समाज के मूल्य, नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य वही आपकी आज़ादी, बोलने का, बोलने की स्वतंत्रता, सुनने की स्वतंत्रता, आपके अधिकार, यही तो आपके सारे नैतिक मूल्य। मतलब कि जब जो आज़ादी आप चाहते हैं वो आज़ादी आपको प्राप्त हो गई है, तो आपको आपके नैतिक नैतिक मूल्य प्राप्त हो गए हैं, ये सारी चीजें। तो इनको समझ में आ गया, हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। अब आपको एक और लिखना है, लुंडनबर्ग। हाँ, इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम लिखना है आपको, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी। फाउंडेशन ऑफ, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, हिंदी में लिखवा देता हूँ इसको मैं, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ
सोशोलॉजी। इन्होंने इस पुस्तक के द्वारा क्या कहने की कोशिश की, हम उसको पहले इनका कथन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। हमारी जो स्थापित आदतें होती है, तो हमें लिखना है कि इनके अनुसार हमारी स्थापित आदतें की व्यवस्था के संदर्भ परिधि का निर्माण करना या निर्माण होता है। आदतों की यह व्यवस्था लोक भाषा में होती है, जिन्हें विश्वास, सिद्धांत अथवा जीवन दर्शन कहा जाता है। वही चीज जो उन्होंने कही, इन्होंने बस बात को पलट कर कह दिया। उसके बाद एक विद्वान और आता है, लुंडनबर्ग के बाद एक और आता है, गुड एंड हॉट। इन्होंने भी कुछ कहा है। इन्होंने जो कहा है हम उसको लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि किसी घटना, वस्तु या स्थिति का अध्ययन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। इनके अनुसार किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परिभाषाएं उसके परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक लिख लेते हैं हम। इनकी बुक का नाम है, बुक ज्यादा पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए लिखना जरूरी है, रिसर्च एंड सॉरी गलत बुक लिख दी हमने। इसकी बुक का नाम है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च इनकी बुक का नाम है। जो ई चिनोय हमने लिखा था ना, मुझे याद आ गई। इनको लिखा ना, इनकी बुक भी लिख लेना। इनकी बुक थी कि पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। इनकी बुक का जो नाम था वो था पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी उनकी बुक का नाम था। इससे एक बात तो समझ में आ गई ना कि पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य की जो शुरुआत की इन्होंने की थी, इसीलिए बुक का नाम भी पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। तो ई चिनोय का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो वो जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड किससे होगा, परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि बुक का नाम है पर्सपेक्टिव है। तो ये याद करने की आवश्यकता है नहीं, ये हमारे माइंड में ऐसे आ गए। इन्होंने विषयों को लेकर बताया कि किस प्रकार उनको नजरिए से देखने की आवश्यकता है। ये चीजें हमने लिख ली। ये समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य था हमने इसको अच्छे से समझ लिया। कुछ बातें हैं इनमें इंपॉर्टेंट, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हमको एक थ्योरी के रूप में कुछ लिखना है। मैं जैसा बोलता जाऊं आप वैसा उसको लिखते जाना। जो कठिन शब्द होंगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 लाइनें लिखना बड़े अक्षरों में। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, जो भी आज हमने पूरी डिटेल में लिखा है उसके नीचे आपको लिखना है, ताकि हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य या निरीक्षण के अंतर्गत हम किसी भी घटना या स्थिति का अध्ययन उसके सामाजिक,
संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, वहाँ की परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में करते हैं। प्रमुख रूप से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दो भाग अथवा पक्ष हैं। प्रथम भाग, इसमें हम व्यक्तियों के मध्य बनने वाले संबंधों, उनके निर्माण की प्रक्रिया तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एक बार वापस बोल रहा हूं कि इसमें हम व्यक्तियों के मध्य बनने वाले संबंधों, उनके निर्माण की प्रक्रिया तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग, इसमें हम किसी घटना अथवा अध्ययन वस्तु का हमारी सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक मूल्यों, मानदंड एवं सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमने इसको डिटेल में लिख लिया और समझ लिया। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं हम उसको समझ लेते हैं। सामाजिक मूल्य एक शब्द आया है इसमें। सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है हमने समझ लिया। एकता, भाईचारा, बंधुत्व, मतलब कि हर समाज में प्रत्येक व्यक्ति आजादी चाहता है। गांधी ने पूरी जो इतिहास में जो लड़ाई लड़ी है, जिसको हम गांधी दर्शन कहते हैं, वो नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। लोगों ने जब पूछा कि हम इस लड़ाई में शामिल क्यों, महात्मा गांधी ने कहा कि आपको अगर नैतिक आज़ादी चाहिए तो आपको लड़ना होगा। लोगों ने पूछा कि नैतिक आज़ादी क्या है, गांधी ने कहा कि नैतिक आज़ादी जो आप चाहते हैं, जिस रूप में आप खुद को देखना चाहते हैं, वही आपके लिए नैतिक मूल्य है, नहीं नैतिक आज़ादी है। तो आप भी समझ गए कि आप किस प्रकार की आज़ादी चाहते हैं, वही आपके लिए नैतिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य हमने समझ लिया। उसके बाद इसमें एक शब्द आया सामाजिक संस्थाएं। देखो, सामाजिक संस्थाएं सिंपल है, लिख लेना आप इसको, परिवार। बस, एक परिवार से मिलकर ही तो समाज बन रहा है। तो सामाजिक संस्था के रूप में अगर हम देखना चाहें तो बस परिवार है। ठीक है, और उसके बाद दो भागों में हमने इसको बांटा। आपको लैंग्वेज के रूप में सिखा दिया, समझा दिया, तो आपको लिखा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। आज समाजशास्त्र को लेकर हमारा जो परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव को बात हुई, डिटेल में बात हुई। हमने कुछ फैक्ट भी लिखे, कुछ कथन भी लिखे, जो इम्पोर्टेंट थी बुकें वो लिखी हमने। आगे की क्लास में हम समाजशास्त्र की परिभाषा को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हमने उद्भव, विकास, प्रकृति, इन सबको देख लिया है। अब बचा है समाजशास्त्र का दूसरे विषयों के साथ संबंध और समाजशास्त्र का वास्तव में अर्थ क्या है। दोनों क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तक हमने जो देखा, जो पढ़ा, समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। और आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।